नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़े उससे पहले हम बात करते हैं खेल महाकुंभ की। देहरादून में युवा कल्याण निदेशालय में आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। राज्य स्तरीय इस आयोजन में उत्तराखंड के 13 जनपदों से आए सैकड़ों खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया है। खेल महाकुंभ 2024 में प्रदेश की बेटियों और युवाओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया है। खेल मंत्री रेखा आर्य, खेल सचिव अमित सिन्हा व स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। आपको बता दें कि 1 से 3 दिसंबर तक अंडर 20 बालिका फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, खो-खो, हैंडबॉल, मलखंभ, मुर्गा झपट, वॉलीबॉल, योगासन, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस की प्रतियोगिता होनी है। 5 से 7 दिसंबर तक अंडर 20 बालक फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, खो-खो, हैंडबॉल, मलखंभ, मुर्गा झपट, वॉलीबॉल, योगासन, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस और 5 से 7 दिसंबर तक अंडर 20 बालक फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, खो-खो, हैंडबॉल, मलखंभ, मुर्गा झपट, वॉलीबॉल, योगासन, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस ये प्रतियोगिताएं होनी है। इसके अलावा 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अंडर 17 और अंडर 20, आपको बता दें अंडर 17 और अंडर 20 बालक के वर्ग के बास्केटबॉल, कबड्डी, जूडो, ताइक्वांडो, बैडमिंटन, कराटे और 17 से 19 दिसंबर तक अंडर 17 बालक के फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, खो-खो, हैंडबॉल, मलखंभ, मुर्गा झपट, वॉलीबॉल, योगासन, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस ये प्रतियोगिताएं होनी है। इसके अलावा 21 से 23 दिसंबर तक अंडर 17 और अंडर 20 बालिका के बास्केटबॉल, कबड्डी, जूडो, ताइक्वांडो, बैडमिंटन, कराटे ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उसके बाद 25 से 27 दिसंबर तक अंडर 17 बालिका के फुटबॉल, खो-खो, हैंडबॉल और ये उपरोक्त सभी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा 29 से 31 दिसंबर तक अंडर 14 बालक वर्ग के एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, योगासन, बॉक्सिंग, मुर्गा झपट इत्यादि ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके बाद 2 से 4 जनवरी तक अंडर 14 बालिका के एथलेटिक्स और उपरोक्त ये सभी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 6 से 8 जनवरी से अंडर 14 बालक वर्ग की ये प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। साथ ही अंडर 23 बालक के एथलेटिक्स, कबड्डी, बास्केटबॉल और बैडमिंटन ये प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। 10 से 12 जनवरी तक अंडर 14, अंडर 23 23 वर्ग के जूडो, बैडमिंटन, कराटे, ताइक्वांडो, बास्केटबॉल, कबड्डी, अंडर 23 बालिका वर्ग की भी ये सभी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 14 से 15 जनवरी तक दिव्यांगजन, अंडर 14 से अंडर 23 बालक वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित होनी है। तो उत्तराखंड खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। खेल मंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री धामी ने खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ किया है। तो प्रदेश के 13 जिलों के खिलाड़ी खेल महाकुंभ में पहुंचे हैं। खेल मंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। खेल महाकुंभ हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। वो सारे हम प्रावधान कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है और जहाँ जहाँ भी हमको लगता है कि हमारे खिलाड़ियों को आवश्यकता है। और इस वर्ष हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है जो निश्चित रूप से हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा, उनका एक बड़ा एक्स होगा। इसके आयोजन के लिए भी हम सब लगे हुए हैं। मैं इस अवसर पर आए हुए सभी खिलाड़ियों को, पूरे प्रदेश हमारी युवा शक्ति को, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। खेल विभाग को भी बहुत उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि ये आयोजन प्रत्येक वर्ष बड़ा अच्छा होता है और इसमें पिछले वर्ष लगभग 3.25 लाख से भी ज़्यादा खिलाड़ियों ने ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक प्रतिभाग किया था
और इस वर्ष ये आंकड़ा उससे भी बढ़कर होगा। राष्ट्रीय खेलों को लेकर के भी आपने कुछ घोषणा की, समय सीमा पर होने जा रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय खेलों में जो पदक विजेताओं के लिए जो धनराशि नियत है, पदक जीतने पर राज्य के खिलाड़ियों को उतनी ही धनराशि राज्य की तरफ से भी प्रदान की जाएगी। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें और हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे प्रसिद्ध हो। ठीक। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। प्रदेश के 13 जिलों के खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री धामी ने खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ किया। प्रदेश के 13 जिलों के खिलाड़ी इस महाकुंभ में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे हैं। खेल मंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। तो उत्तराखंड में खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई है। प्रदेश के 13 जिलों के खिलाड़ी इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महाकुंभ का आयोजन का शुभारंभ किया है और मशाल जलाकर इसका शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री धामी ने खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ किया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सितारगंज रोटरी क्लब सितारगंज के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट में पूर्व चैरिटेबल ब्लड बैंक के अंतर्गत आयोजित किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीष मित्तल ने बताया कि रोटरी क्लब में समाज में जरूरतमंदों की सेवार्थ हेतु निरंतर कार्य कर रहा है। विषम परिस्थितियों में रक्त की आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार के कैंपों से रक्त की कमी को पूरा किया जा सकता है। शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है। शिविर के माध्यम से 50 यूनिट ब्लड को सुरक्षित ब्लड बैंक में पहुंचाया गया। स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक 3 माह में एक बार रक्तदान कर सकता है और रक्तदान करने के उपरांत शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी भी नहीं आती है। हमारे रक्तदान किए गए रक्त से कई लोगों की जिंदगी बचती है। रक्तदान और ब्लड देने से कोई कमी नहीं होती है। 72 घंटे के अंदर ब्लड दोबारा जो है सर्कुलेशन हो जाता है और 3 महीने में हम लोग एक बार ब्लड दे सकते हैं। आज रोटरी क्लब सितारगंज के माध्यम से बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर लगा है और सबसे बड़ी विशेषता ये रही इस शिविर की कि यहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। लगभग 10 महिलाओं ने भी यहाँ पर ब्लड दिया है और बड़ी खुशी की बात होती है कि इस प्रकार के आयोजनों में अगर महिलाएं, हमारी मातृशक्ति अगर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगी तो लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा और ये संदेश बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि कई भ्रांतियाँ इस प्रकार की होती है कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाती है। ऐसा नहीं होता है और सितारगंज के अंदर जितने भी हमारे यहाँ कैंप लगते हैं उन कैंपों में बहुत अधिक मात्रा के अंदर लोग बढ़ चढ़ करके इस शिविरों में अपने ब्लड का दान करते हैं और ब्लड से किसी न किसी का जीवन हम बचा सकते हैं। तो मैं ये संदेश दूंगा सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के कैंपों में पहुंच करके अपनी सहभागिता करें और लोगों के जीवन को बचाने में अपना मददगार साबित हो। बढ़ेंगे अगली खबर के। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में मस्जिद विवाद को लेकर देवभूमि विचार मंच द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। आपको बता दें, उत्तरकाशी में हो रही है महापंचायत हनुमान चालीसा से शुरू हुई। इस महापंचायत में कई हिंदुवादी नेता पहुंचे। आयोजन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर को 7 जोन और 15 सेक्टर में बांटकर निगरानी बढ़ा दी गई। यातायात को डाइवर्ट किया गया और शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। महापंचायत की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। वहीं रामलीला मैदान में मस्जिद विवाद पिछले 4 माह से शांत नहीं हो पाया है। इस मुद्दे पर 24 अक्टूबर को संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने जन आक्रोश रैली निकाली थी। इस दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज में 9 पुलिसकर्मी समेत 27 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई थी। इसी विवाद को लेकर अब विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देवभूमि विचार मंच ने महापंचायत का आयोजन किया है। वहीं देर शाम प्रशासन ने इस महापंचायत के आयोजन को सशर्त अनुमति दी है। इसके बाद से ही मंच से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता आयोजन स्थल पर मंच तैयार करवाने और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने में जुट गए। आयोजकों का कहना है कि यह महापंचायत केवल हिंदू समुदाय की एकजुटता का प्रदर्शन है। हम मां गंगा के उद्गम स्थल के रहने वाले हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी है
और पेवर जिसको कहते हैं कि धार्मिक नगरी है। और कई प्रकार के जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आ रहे हैं, उससे जगह जगह गांव में, चाहे वो फेरी के रूप में, चाहे किसी का माहौल बिगड़ रहा है, इससे लोग गांव में भी भयभीत है, चिंतित हैं। तो इसके लिए हिंदू महासंगठन की जो है महापंचायत बुलाई जा रही है। इसमें इस तरह की एक धार्मिक नगरी को भी जो है इस तरह से जो है कई प्रकार की जो घटनाएं, अप्रिय घटनाएं होती हैं, उससे लोग चिंतित है। उसके लिए महापंचायत बुलाई, इसमें जो भी बातें महापंचायत जो करेंगे तो उसमें बात होगी। और आज हम काशी विश्वनाथ की धरती उत्तरकाशी से पहुंच चुके हैं और यहाँ से तमाम सभी पंचायत आयोजक मंडल, महापंचायत के कर्ता धर्ता जो लोग हैं, उनसे अपील करूंगा कि आज इस महापंचायत का कोई बड़ा अर्थ निकलना चाहिए, कोई बड़ा मैसेज आना चाहिए कि महापंचायत ने ये बहुत बड़ी घोषणा की है। तो आज का दिन उन तमाम लोगों के लिए, आयोजक मंडल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरोवर नगरी नैनीताल में क्रिसमस और नववर्ष की तैयारियों को लेकर पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारी व पुलिस प्रशासन अभी से तैयारियों में जुटे हुए हैं ताकि उन्हें बेहतर सेवाएं मिलने के साथ नैनीताल में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए जहां एक और होटल व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों ने नैनीताल के मॉल रोड को विद्युत मालाओं से सजाने के साथ ही नैनीताल आने वाले पर्यटकों के लिए होटलों में खास व्यवस्था की है, तो वहीं पुलिस प्रशासन नैनीताल आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर नया ट्रैफिक प्लान जारी करने जा रहा है ताकि पर्यटकों और आम जनमानस को किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह का कहना है कि क्रिसमस और नववर्ष के लिए अग्रिम बुकिंग अभी से होने लगी है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया कि ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी तो नैनीताल में रहती है और होटल एसोसिएशन के द्वारा भी नैनीताल शहर को सजाया जाता है और बुकिंग्स भी अच्छी हैं, क्वेरीज बहुत अच्छी आ रही हैं। बस हम शासन, प्रशासन और पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कोई भी एडवर्स मैसेज सोशल मीडिया या कहीं अन्य माध्यमों से ना डाला जाए और उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। लास्ट ईयर जैसे आपने देखा कि 31 को नैनीताल खाली था, तो इसका बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। बस हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैनेजमेंट अच्छा करें, ट्रैफिक का मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी भीड़ तो होगी, काफ़ी अच्छी करी है। अभी इनने एक नया ट्रैफिक प्लान एक ट्रायल बेसिस पर लगाया है कि जो हर साल यहाँ पे जिस तरीके से एक ट्रैफिक का प्लान जारी होता है, उसके लिए हमने हमारे एसपी ट्रैफिक को नोडल बना रखा है और वो जितने भी हमारे बाकी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके साथ में मिलके और इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट करने के बाद में सबकी सहमति से एक ट्रैफिक प्लान हम जारी करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जो व्यापारी वर्ग उनके लिए भी और पर्यटक उनके साथ साथ आम जनता के लिए भी इसमें सुविधाएं रहें। और इस बीच सीधा आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। केवल हमें खत्म करना है। हम केवल अमित शाह जी से इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दिल्ली के अंदर शांति बनाने के सारे प्रयास कीजिए। थैंक यू। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। वो सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखने का उन्होंने अनुरोध किया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ ही कड़े नियम भी लागू कर दिए हैं। सभासद सदस्य हो या नगर निगम मेयर प्रत्याशी, चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रमाण के साथ न देने पर आयोग 3 साल का प्रतिबंध लगा देगा। इसके बाद वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा परीक्षक आदेश 2024 जारी किया है। इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि हर उम्मीदवार की ओर से जमा चुनावी खर्च के लेखों का पुनर्निरीक्षण करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ये देखेंगे कि सभी दस्तावेज सही हैं या नहीं। कोई भी हमारा कैंडिडेट जो कंटेस्ट करता है इलेक्शन में, नगर निकाय में, और वो चुनाव का ब्यौरा, अपना खर्च का ब्यौरा नहीं देता है नियत समय अंतर्गत, तो उस पर आरपी एक्ट के अनुसार 3 वर्ष का जो है आगामी चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाएगी। और ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि ये भी नगर निकाय में जो अधिकतम व्यय सीमा है वो भी आयोग द्वारा पुनरीक्षित की गई है, उसको रिवाइज़ किया गया है और जो पूर्व के सापेक्ष कुछ इंक्रीज़ हुई है। हमारा पूर्व में 30/1/2018 को
जो है अधिकतम व्यय सीमा आदेश निकला था। 6 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब इसको हमने सबसे पहले तो राजनीतिक दलों के साथ हमने एक बैठक करी। बैठक में उनसे विचार विमर्श लिए। विचार विमर्श के उपरांत जो है रेट्स रिवाइज किए गए हैं। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। केदारनाथ विधानसभा चुनाव से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने पद की शपथ लेने के बाद के न्यूज इंडिया के संवाददाता अंकित काला विधायक आशा नौटियाल से अंकित काला ने खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको। केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायिका और उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने आज शपथ ग्रहण कर ली है और अब उनकी क्या प्राथमिकता रहेगी, किस तरीके से वो केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे साथ मैडम मौजूद है। बहुत बहुत बधाई मैडम, 5000 से अधिक मतों से आप जीते हैं, रिकॉर्ड बनाया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं वहाँ के सभी देवतुल्य मतदाताओं को, वहाँ की जनता को, मातृशक्ति को, युवा शक्ति को, वृद्धों को और समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और अपने नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और ये जीत का श्रेय, समस्त जो जीत का श्रेय है, जो वहाँ कमल खिलाने का काम किया, इन सब ने किया है। उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो अब आशा नौटियाल जी की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि आपको रिकॉर्ड मत भी मिले लेकिन समय भी कम है। आप तो अब क्या क्या मेन प्राथमिकता आपकी रहने वाली, किन किन विषयों पर आप विशेष ध्यान देंगे? देखिए, जितना समय मुझे मिला है, मेरा 24 घंटे 7 दिन उन क्षेत्र की जनता के लिए रहेगा और निश्चित तौर पर वहाँ की जो भी प्राथमिकताएं हैं, कहीं सड़क नहीं है, कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं स्वास्थ्य की दिक्कत है, शिक्षा की है और तमाम जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के साथ साथ जो केदारनाथ यात्रा का विषय वहाँ पर है, निश्चित तौर पर वहाँ पंच केदार गद्दी स्थल भी है, कार्तिक स्वामी है, मदमेश्वर है। हमारा जो केदारनाथ यात्रा का बहुत बड़ा एक इवेंट रहता है उसको, और तमाम 3 केदार वहाँ पर हैं। उसके अलावा कार्तिक स्वामी है, मुनि महाराज का मंदिर है, रुच्च काली माई का मंदिर है, बहुत सारे जो मैं समझती हूँ कण कण में शंकर का वास जो वहाँ पर है, वो सभी के लिए योजना बनेगी। और ख़ास तौर पर जब हमारे केदार बाबा के दर्शन के लिए दुनिया के लोग वहाँ 6 महीने आते हैं, तो उस यात्रा को और भव्य और दिव्य बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। और निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों के साथ जो यात्रा से जुड़े हुए जितने भी व्यवसायी हैं, घोड़ा डंडी कंडी, होटल, टेंट, ढाबा, रेस्टोरेंट, केदार सभा के लोग, उनके साथ बैठकर, यहाँ वहाँ के युवाओं के साथ बैठकर उस यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने का हम प्रयास करेंगे। बेटी आशा नौटियाल जिन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है और उनका कहना है कि अब केदारनाथ का विकास, केदारनाथ की जनता का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। सड़क, बिजली, पानी और तमाम जो ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको विकसित करने पर अब उनका विशेष ध्यान रहने जा रहा है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। विभागीय वनाधिकारी सिविल एवं स्वयं शिशुपाल सिंह रावत के सेवानिवृत्त होने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा तथा कर्मचारियों द्वारा कंडोलिया स्थित विभागीय परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीएफओ गढ़वाल, वन प्रभाग स्वप्निल अनिरुद्ध, एसडीओ आयशा बिस्वा, लकी शाह समेत सिविल, स्वयं एवं गढ़वाल वन प्रभाग के तमाम रेंज अधिकारी व कार्यालय कार्मिकों की मौजूदगी रही। वन विभाग में 42 साल की सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त होने पर डीएफओ जसपाल सिंह रावत को विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्मिकों द्वारा स्मृति चिन्ह एवं विदाई पत्र के साथ उपहार भेंट करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर शिशुपाल सिंह रावत द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान यादगार क्षणों को भी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच रखा गया। वहीं विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी उनकी पूरी ईमानदारी से किए गए कार्यकाल तथा उनके साथ बिताए समय को बेहतर बताया। इस मौके पर गढ़वाल डिवीजन के सहायक वन संरक्षक पवन नेगी के पदोन्नत होने पर उन्होंने शिशुपाल सिंह रावत की जगह नए प्रभागीय वनाधिकारी सिविल स्वयं का पदभार ग्रहण किया। तो डीएफओ को विदाई दी गई है। आपको बता दें,
कार्यप्रणाली उन्होंने स्थापित की है और जो भी शासन के दिशा निर्देश अनुसार, भी उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार जो भी कार्य सम्मत होगा वो किया। जी बिल्कुल, आज हम सभी जितने भी कार्मिक उपस्थित थे मुख्यालय में, हमारे उप वन संरक्षक महोदय और दोनों SDO और मैं खुद यहाँ पर मौजूद था, जितने भी कर्मचारी थे सबने उनको बधाई दी और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको याद किया गया। मेरे द्वारा वन विभाग में 41 वर्ष 11 माह की सेवा जो है आज पूर्ण की गई है। 60 वर्ष की अधिवस्था आयु पूर्ण करने पर मैं आज सेवानिवृत्त हो गया हूँ। अपनी विभागीय सेवा के लिए मैं तमाम अपने वन विभाग के समस्त कर्मचारियों का, जिन्होंने मेरी सेवा काल में विभिन्न डिवीजनों में मुझे पूर्ण सहयोग दिया, जिससे मैं अपने वन विभाग के कार्यों को पूर्ण कर सका। उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्रेरणा दी गई, उनके लिए मैं सभी अपने उच्च अधिकारियों का आभारी हूँ और आज मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। सभी के लिए, सभी साथियों को मैं सभी साथियों का आभारी हूँ। कर्मचारी, आपका इस विदाई समारोह में हार्दिक स्वागत। नियुक्ति दिनांक 30 दिसंबर वन विभाग द्वारा यहाँ भी सहयोग दिया गया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और समस्त कर्मचारियों से मैं विदाई आता हूँ कि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। आप लोगों की मीठी यादें मेरे साथ हमेशा बनी है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।